Hello everyone, this is the second video of the chapter Globalization and the Indian Economy. In the first video, we had done that how consumers get choice because of globalization and how MNCs work in other countries and how foreign trade helpful in integration of markets of the different countries of the world. Now, in this part, we are going to read about what is globalization, although the meaning of globalization we had done before also. Now, the same thing is given here that what is globalization and which factors are responsible for spreading globalization across the world that we are going to read in this video. So let us begin with the text. What is globalization? In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production. तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से कई डेकेड से हम MNCs को देखते हैं कि वो ऐसी जगहों पर अपनी प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कब होती है? जब हमें चीप लेबर मिलता है, हमें जो अदर एसेट्स हैं, लैंड सस्ते में मिलता है या बिल्डिंग जो हम ख़रीदते हैं वो सस्ते में मिलती है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो तब कोई MNC फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट डन बाय द MNCs इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑब्वियस है MNC ये कोशिश करेगी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तभी उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। Now, countries has been rising at the same time. Foreign investment by MNCs in these countries has been rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. कि जितना ज़्यादा तेज़ी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उतनी ज़्यादा तेज़ी से फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है। फॉरेन ट्रेड के बढ़ने की वजह से मार्केट्स इंटरलिंक्ड हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल किया था फोर्ड मोटर्स का कि फोर्ड मोटर्स ने हमारी कंट्री में आकर जब अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश किया तो यहाँ से उन्होंने अदर कंट्रीज़ में भी कारों को बेचना शुरू कर दिया। नाउ अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन थी हमारी कंट्री में करके और उसको अराउंड द वर्ल्ड बेचा। लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट MNCs इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। तो इस तरह हम देखेंगे कि MNCs जो होती हैं वो ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, ट्रेड्स गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराने के लिए। Now definition is given here that I have already explained you before. The result of greater foreign investment, अब जब ज़्यादा से ज़्यादा foreign investment होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा foreign trade होगा और ज़्यादा से ज़्यादा integration होगा markets का और production का। तो all these things are interconnected कि जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा तो इंटरकनेक्शन होगा मार्केट्स का, मार्केट्स इंटरकनेक्ट हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें किस प्रोसेस को आगे बढ़ा रही हैं? ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? दैट इज़ इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ की एक साथ मिलना कंट्रीज़ का। अब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? फॉरेन ट्रेड की वजह से, MNCs की वजह से, मार्केट्स के इंटीग्रेशन की वजह से। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस रैपिडली आगे बढ़ रही है। नाउ MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल। अब इस पार्ट में हम इस वीडियो में यही करेंगे कि व्हाट फैक्टर्स अनेबल ग्लोबलाइजेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है कि कंट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, वो किन फैक्टर्स की वजह से आई हैं। अब जैसे पहले हम कर चुके हैं, MNCs की वजह से हुई है, फॉरेन ट्रेड की वजह से आई हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और सिर्फ
ट्रेड की वजह से ही इंटरलिंक नहीं होती हैं कंट्रीज़, बल्कि मूवमेंट ऑफ पीपल की वजह से भी होती हैं। अब मूवमेंट ऑफ पीपल किन किन वजहों से होती है कि हम बेटर इनकम के लिए बाहर जाते हैं, बेटर जॉब्स के लिए जाते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस कंट्री में जा रहे हैं तो इंटरलिंक हो रही हैं कंट्रीज़ आपस में, टूरिज़्म की वजह से, ट्रेड की वजह से, बेटर एजुकेशन की वजह से, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। सो ये ऑल दीज आर सम फैक्टर्स दैट अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हम इसमें इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड विच फैक्टर्स अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं अब तक एमएनसीज़ की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से इंटरलिंक हुई हैं कंट्रीज़, और किन किन वजह से हुई हैं कि हम टूरिज़्म के पर्पस से एक दूसरी कंट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, टूरिस्ट आते जाते हैं, या एजुकेशन के लिए हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं। तो ये कंट्रीज़ आपस में क्या हो रही है, इंटरलिंक हो रही हैं। कंट्रीज़ का इंटरलिंकेशन ही जो है वो क्या, इंटरलिंक होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। नाउ अब सम फैक्टर्स आर ऑल्सो गिवन हियर दैट टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। कंट्रीज़ इंटरलिंक किसकी वजह से कर पा रही हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि कई तरह का ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं हो पाता, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो पॉसिबल हो पाया है, रैपिडली पॉसिबल हो पाया है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। तो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ा है। Like rapid improvement in technology has been one of the major factor that has स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जिसने उसे आगे बढ़ाया। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल दिया है कि पास्ट 50 ईयर्स में सेवरल इम्प्रूवमेंट हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो इजी हो गया है। एज यू कैन सी हेयर कि बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनमें सामान भर के पानी के जहाज़ के ज़रिए या एयर वेज के ज़रिए इजीली पहुंचाया जा सकता है। वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। Containers for transport of goods are placed in containers that can be loaded in tanks, ships, railways, planes, trucks, उन पर लोड करके अब टेक्नोलॉजी ऐसी बन गई है कि बड़े बड़े कंटेनर्स को लोड किया करना इजी हो गया है। अब उसकी वजह से फिर बाहर सामान पहुंचाया जा सकता है। अब ये जो बाहर सामान पहुंचाया जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ा है। तो टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अनेबल ग्लोबलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ है कि इन टेक्नोलॉजी एरियाज़ टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, तेज़ी से बदलाव आ रहा है, एंड इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर। अब एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन है क्या, इंटरकनेक्शन ही है। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। एज यू वुड अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स and ventured into, might have also ventured into the amazing world of internet. इंटरनेट की वजह से और ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ है। कंप्यूटर्स इंटरलिंक्ड हैं, हम एक जगह बैठकर दूसरी जगह लोगों से बात कर सकते हैं। इवन हम प्रोडक्शन भी ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाने दूसरी कंट्री में जाए, वो एक जगह बैठकर भी और दूसरी कंट्री में ऑर्डर प्लेस कर सकता है, वहाँ पर सामान बनवा सकता है, और उसी के ज़रिए वो उसको, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही वो उस सामान को अपनी कंट्री में लाकर बेच भी सकता है। जैसे वन एग्जाम्पल इज़ गिवन हियर, that is एक information and communication technology IT has played a major role in spreading out production of services. Like यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक मैगज़ीन को पब्लिश करना है लंदन के रीडर्स के लिए, तो उसे डिज़ाइन किया जाता है दिल्ली में, डिज़ाइन किया जाता है
डिज़ाइन तो वहीं कर दिया जाता है लंदन में, और उसको फिर उसकी डिज़ाइनिंग को इंडिया में भेजा जाता है एक कंपनी के पास। तो इंडिया में उसको प्रिंट होना है, सारा टेक्स्ट भेज दिया जाता है मैगज़ीन का कि उसमें क्या छपना है, किस तरह से छपना है दिल्ली ऑफिस में। और जो दिल्ली में बैठे हुए डिज़ाइनर्स हैं वो उसे देखते हैं और उस मैगज़ीन को वो पब्लिश कराते हैं। मैगज़ीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग द टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब ये लंदन के रीडर्स के लिए मैगज़ीन है और बननी कहाँ है, इंडिया में बननी है। और डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्यूटर में हो चुकी है। प्रिंट कहाँ पर निकला, इंडिया में। मैगज़ीन्स को यहाँ पर बनाकर और एयरवेज़ के थ्रू लंदन पहुँचाया गया, वहाँ के रीडर्स उसको पढ़ रहे हैं। इवन जो पेमेंट है, मनी फॉर डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग फ्रॉम बैंक इन लंदन, यानी जो भी पैसा लगा वो लंदन से दिल्ली ऑफिस में ई बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन को यहाँ आकर वर्क करने की, बल्कि कंप्यूटर्स के ज़रिए ही सारी इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही वर्क ईजी हो पा रहा है। नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कम टू नो दैट हाउ IT इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्प्रेडिंग ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में IT ने भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कंट्रीज़ का नज़दीक आना। कंट्री कैसे नज़दीक आ रही हैं, MNCs की वजह से आ रही हैं, ट्रेड की वजह से आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही हैं। टेक्नोलॉजी में टेलीकम्युनिकेशन IT की वजह से कंट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। And some other factors are also responsible for globalization, that is liberalization of foreign trade, यानी व्यापार की स्वतंत्रता। यानी अब से पहले या कुछ कंट्रीज़ को हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड नहीं किया हुआ है, बल्कि ट्रेड बैरियर्स को लगाया हुआ है। तो जिन कंट्रीज़ में ट्रेड बैरियर्स लगे होते हैं वो कंट्रीज़ इंटरकनेक्ट नहीं हो पाती अदर कंट्रीज़ के साथ। तो हमारी कंट्री ने या ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के लिए क्या किया गया, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड किया गया। यानी सभी कंट्रीज़ ने व्यापार की स्वतंत्रता दी दूसरी कंट्रीज़ को अपनी कंट्री में व्यापार करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैपन, कि वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हो पाए उसके लिए लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड को अपनाया गया। अब हमारी कंट्री ने उसको किस तरह अपनाया, किस तरह ट्रेड बैरियर्स बिगनिंग में लगाए गए। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड क्या है, ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पार्ट। लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हम इस लिबरलाइजेशन को समझेंगे कि किस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के अपनी कंट्री के अंदर व्यापार पर रोक लगा सकती है और किस तरह से वो उसे स्वतंत्रता दे सकती है कि वो यहाँ पर व्यापार करे। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारी जो कंट्री थी उसने चाइनीज़ टॉयज़ को इंडिया में आने दिया। अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ कर देती इंपोर्ट के ऊपर टॉयज़ के, तो जो चाइनीज़ टॉय मेकर हैं वो यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाते। अगर वो बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ कर देती, बॉर्डर पे ही उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता, तो वो अपने टॉयज़ को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करते और हमारे जो मैन्युफैक्चरर थे, इंडियन टॉय मेकर्स थे, वो सेफ़ हो जाते क्योंकि उन्हें कंपटीशन नहीं करना पड़ता चाइनीज़ टॉयज़ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती तो वो एक्चुअली में क्या कर रही होती, ट्रेड बैरियर्स को लगा रही होती। तो ट्रेड बैरियर्स का एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट के ऊपर ही बाहर से कोई चीज़ कंट्री के अंदर आ रही है तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है कि वो कंपनी पहले ही पैर पीछे कर लेती है। वो ये सोचती है कि उसे इतना पैसा तो यहीं देना पड़ेगा और इतना फ़ायदा उसे अंदर होने भी नहीं वाला है, तो वो कंट्री वहाँ पर व्यापार नहीं करेगी। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ कॉल्ड ट्रेड
बैरियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर कई तरीके से लगाए जा सकते हैं। कोई भी ट्रीटी इस तरह की साइन कर रखी हो किसी गवर्नमेंट ने, या अच्छे हमारे किसी कंट्री के साथ संबंध नहीं है, तो हमने वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को लगाया हुआ है, या हमें ये लग रहा है कि हमारे मैन्युफैक्चर जो हैं उससे नुकसान हो जाएगा उनका अगर हम बाहर के उसी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में आने दें, तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ठीक है, व्यापार पे रोक लगा देना, तो दैट इज ट्रेड बैरियर। एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स आर कॉल्ड लिबरलाइजेशन। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, कि अगर हम रिमूव कर दें ट्रेड बैरियर्स को तो वो ही क्या कहलाता है, व्यापार की स्वतंत्रता। Tax on import is an example of trade barrier. It is called a barrier because some restrictions have been set up. Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade. अब मोस्टली कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को क्यों यूज़ करती हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि कितना सामान बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा। वो ये डिसाइड करती हैं, वो किस लिए कर रही होती हैं, अपनी कंट्री की सिचुएशंस को देखकर। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट, अब हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी का इस पैराग्राफ के ऊपर, दैट इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट सम बैरियर्स, कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड पर बैरियर लगा दिए थे। यानी बैरियर लगा देना यानी टैक्स इम्पोज कर दिया इंपोर्ट के ऊपर, कि हमारी कंट्री में जो भी सामान आ रहा है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया, जिससे कि वो हमारी कंट्री में ना हो सके व्यापार। अब ऐसा क्यों किया गया था? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि 1950s और 1960s में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं थे कि वो कंपटीशन कर सके इंपोर्टेड गुड्स का। सो दिस वाज द रीज़न व्हाई आवर गवर्नमेंट इम्पोज सम बैरियर्स दैट टाइम ऑन सम प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं था हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिया था, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स को आने से रोका था, जबकि कुछ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी उन पर हमने बैरियर्स को नहीं लगाया था। तो किस पर नहीं लगाया? दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट ऑफ ओनली असेंशियल आइटम्स। असेंशियल आइटम्स के ही इम्पोर्ट को स्वतंत्रता दी गई, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्री during the early stages of development have given protection to domestic producer through a variety of means. अब ऐसा मोस्टली सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी किया अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्यों किया? ताकि जो उनके अर्ली स्टेजेस पर प्रोड्यूसर्स थे उन्हें कंपटीशन ना करना पड़े, क्योंकि अगर तभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है कंट्री के अंदर और बाहर से बहुत अच्छा प्रोडक्ट कंट्री में आ रहा है तो उसे कंपटीशन करना पड़ेगा उनका, तो जिसकी वजह से हमारे जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो पहले ही पीछे हट जाएंगे। तो यही रीज़न होता है कि मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ इंपोर्ट पर टैक्स लगा देती हैं अगर उन्हें अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से 1991 तक हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेड बैरियर्स को लगाया गया था। दैट मीन्स इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। बट आफ्टर 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस डन। इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आए और उसमें ये कोशिश की गई कि गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पर बैरियर्स को हटा दिया। अब रीज़न क्या था, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हमारे मैन्युफैक्चर 1991 से, आज़ादी से लेकर 1991 तक हमारे जो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे वो इतने कैपेबल हो गए थे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सकें। और अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना था तो हमें कंपटीशन की ज़रूरत होती है। अगर हम इम्प्रूव कब करते हैं? जब हम कंपटीशन कर रहे होते हैं। अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपटीशन करते रहते तो पता ही नहीं चलता कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अब दिस वाज द रीज़न व्हाई 1991 आवर गवर्नमेंट रिमूव बैरियर्स ऑन ट्रेड, यानी ट्रेड के ऊपर बैरियर्स को हटाया और किस पॉलिसी को अपनाया? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड बैरियर क्या है का एक एग्जाम्पल क्या है? इम्पोर्ट ऑन टैक्स। एंड रिमूवल ऑफ टैक्स इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड को हमने अपनाया।
Now, thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. बहुत तेज़ी से रिमूव किए गए. This mean that goods could be imported. इसका मतलब था कि गुड्स कंट्री में आ सकें, बाहर भी जा सकें, फॉरेन कंपनीज़ यहाँ पर वर्क कर सकें. तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन. यानी रिमूव कर देना बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को जो गवर्नमेंट ने सेटअप की हैं, वही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड. तो 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं. ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड बैरियर अब तक आ चुका है, एंड दैट इज थर्ड इज लिबरलाइजेशन. ठीक है. अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ऑन द अदर हैंड ट्रेड बैरियर की अगर हम बात करें तो ट्रेड बैरियर हम किसे कहते हैं? ट्रेड बैरियर होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ trade. Now, with the liberalization of trade, businesses allowed to make decision freely about what they wish to import, export. तो अब पूरी स्वतंत्रता मिल गई कि कितना व्यापार करना है, बाहर से क्या लाना है, बाहर क्या हम दे सकते हैं. गवर्नमेंट imposes much less restriction than before. It is therefore said to be more liberal. तो इस तरह गवर्नमेंट जो थी बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई. अब यहाँ हम बात करें इंडिया की कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को क्यों अपनाया था. पहले उन्होंने ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए हुए थे और लेटर ऑन उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को क्यों अपनाया था, दैट वी हैव डन. और ये हमारा एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि वाई गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर्स just after the independence and remove it after 1991. तो उनके रीजंस हमें यहाँ पर देने हैं. अब व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से क्या किया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इजीली ट्रेड कर पा रही हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ. तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी देखरेख करती है कि वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं ट्रेड बैरियर्स को हटा दें और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाएं. लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोशिश करती है कि उन पर दबाव डाले कि वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाएं बजाय कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर. We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको सपोर्ट करता है. दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्रीज़ के लिए जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको ये कोशिश करता है कि उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कराए कि कोई भी ट्रेड बैरियर्स को ना लगाएं क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा. देयर शुड बी नो बैरियर्स. ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री. All countries in the world should liberalize their policies. Although World Trade Organization का ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है liberalize trade policies. इसको अंडरलाइन करेंगे. What is the objective of World Trade Organization? Its aim is to liberalize international trade. Started to the initiative of the developed country. Although WTO start किसकी वजह से हुआ था? डेवलप्ड कंट्री की वजह से. अब दिस वाज द रीज़न वाई. यही रीज़न था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्टली हम देखते हैं कि नियरली 160 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ WTO. करंटली अगर हम देखें 164 है. दो WTO इज़ सपोज्ड ऑल अलाउ फ्री ट्रेड. सभी पर ये दबाव डालती है कि फ्री ट्रेड रखें, लेकिन ये ज़्यादा दबाव डेवलपिंग कंट्रीज़ पर डालती है इंस्टेड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस. अब यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि WTO एक्चुअली फेयरली वर्क नहीं करती. होना क्या चाहिए कि WTO को डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर से भी बैरियर्स को हटवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है.
अमेरिका जैसी कंट्री ने अभी भी अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स को लगाया हुआ है। वो अपनी कंट्री में अदर कंट्रीज़ के सामान को नहीं आने देती, जबकि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो चीज़ें हैं उसको बेचती है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक जैसे यहाँ पर दिया है कि हमारी कंट्री में अगर हम देखें कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूशन है और 0.5% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में। इतना होते हुए भी यूएस गवर्नमेंट जो है अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है या बहुत हेल्प करती है, उनको बहुत पैसा दिया जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई वो अपना जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को बहुत कम रखते हैं। तो अपनी मार्केट में यानी अपने लोगों की भरपाई करने के पास उनके पास जो सरप्लस होता है उसको वो अदर कंट्रीज़ में सस्ते में बेचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा हो रहा है। अपनी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने अच्छे दाम भी लगा रखे हैं, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सारी सब्सिडीज़ भी देती है, अच्छे इक्विपमेंट्स भी देती है, उनको अच्छा पैसा भी मिलता है अपनी फसल का, तो वो उसको सस्ता रखते हैं। अब बात आती है हमारी जैसी कंट्री की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहते हैं, फार्मर्स को बहुत पैसा लगाना पड़ता है, तो वो अपने जो अनाज है उसकी कॉस्ट को कम नहीं रख सकते क्योंकि उनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ होता है। तो ऐसे में अगर मान लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन कंट्री से ये जो फूड ग्रेन्स आएँ और वो सस्ते में आए, तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन तो ख़राब हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए कि डब्ल्यूटीओ को या अमेरिका को रोक लगानी चाहिए अपने फार्मर्स को बाहर ट्रेड करने से, क्योंकि अगर वो बाहर ट्रेड करेंगे तो उससे वो कंट्रीज़ जिनकी इकॉनमी पूरी तरह फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उनकी जो इकॉनमी है उसको बहुत धक्का लगेगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ ऐसा नहीं करता है, जो कि गलत है। तो इस पर काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशंस भी हुए, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ को ये भी बोला गया कि वो फेयरली वर्क नहीं करता है। इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड, की ये जो अमेरिका इस तरह से ट्रेड करता है, क्या वो फ्री है और फेयर है, या डब्ल्यूटीओ उस पर स्ट्रेस नहीं डालता है तो क्या वो फेयर है? ऐसा नहीं है। सो थर्ड